हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैसल वसीम और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिजाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट। तो यहां जैसे कि आपका चैप्टर 7 में स्टार्ट कर रहा हूं मशीन डिजाइन का, जो क्या है चूड़ीदार जोड़ों का अभिकल्पन। ये जो लेक्चर है आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। किसका इंट्रोडक्शन, किसका परिचय पढ़ना है? हमें जो स्क्रूड जॉइंट है उनका परिचय पढ़ना है। दूसरा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्क्रू जॉइंट। तो जो हमारे लाभ होते हैं, हानियां होती हैं स्क्रू जॉइंट्स की, वो हमें इसमें पढ़नी है। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा लोकेशन ऑफ स्क्रू जॉइंट्स, कहां इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड्स। तो स्क्रू थ्रेड्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मेजर डायमीटर क्या होती है, माइनर डायमीटर क्या होती है, पिच क्या होती है, सब इसमें पढ़ेंगे हम। डेजिग्नेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड, इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रू अप फोर्सेस, स्ट्रेसेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस, डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आपके इस चैप्टर में, जिसका नाम है डिजाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे थ्रेड्स होते हैं उनकी शेप किस टाइप की होती है। तो यहां मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है एक। जो हमारे थ्रेड्स होते हैं उनकी शेप होती है हेलिक्स शेप। हेलिक्स शेप क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर एक मेरे पास डंडा है, लकड़ी का एक डंडा है, ठीक है। अब ये जो लकड़ी का डंडा है, सपोज इस पर मैंने किसी सांप को चढ़ाना शुरू किया, तो वो कैसे चढ़ेगा इस पे? ये इस तरीके से धीरे 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 ऊपर चढ़ता आएगा। जैसे यहां पर ये सांप देखो ऊपर चढ़ता आ रहा है धीरे 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 धीरे, और यहां अगर के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो शेप बना रहा है ये सांप, ये कौन सी शेप है? ये हेलिक्स शेप है। तो हमारा जो थ्रेड बनता है वो भी इसी शेप का बनता है। तो हमारा जो थ्रेड होता है वो किस शेप का होता है? हेलिक्स शेप का होता है। सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है अपने। अब आगे बढ़ते हैं स्क्रू जॉइंट के बारे में। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो स्क्रू जॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या है, एक तरह का टेम्परेरी जॉइंट है जिसको हम कभी भी खोल सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं। टेम्परेरी जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं? जिनको हम बिना तोड़े फोड़े अलग कर सकते हैं। जिन जॉइंट्स क्या होता है? जिसमें दो प्लेट्स को या दो पार्ट्स को हम आपस में जोड़ते हैं, उसको हम जॉइंट बोलते हैं। टेम्परेरी जॉइंट वो जॉइंट जिसको हम बिना तोड़े फोड़े अलग कर सकते हैं। परमानेंट जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसको हम बिना तोड़े फोड़े अलग नहीं कर सकते, जैसे वेल्डेड जॉइंट। तो यहां क्या केस है? यहां तो टेम्परेरी जॉइंट का केस है। तो हमें यह पता लग गया कि जो हमारे स्क्रू जॉइंट होते हैं वो टेम्परेरी जॉइंट होते हैं, टेम्परेरी जॉइंट होते हैं, अस्थायी जोड़ होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्क्रू जॉइंट है इसमें दो चीजों का जिक्र होता है। पहला है स्क्रू और दूसरा है नट। तो ये रहा स्क्रू, ठीक है, या इसको हम बोल्ट भी बोलते हैं, बोल्ट एंड नट। तो ये एक बोल्ट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा बोल्ट क्या है, ठीक है। यहां मैंने कुछ और डिफरेंट डिफरेंट बोल्ट्स लिए हैं, कुछ और बोल्ट्स मेरे पास हैं डिफरेंट डिफरेंट। और इसके ऊपर देखो यहां से ये नट लिया गया है। मैंने लास्ट लेक्चर में नट इसमें लगाकर छोड़ दिया था, अभी इसमें से अलग ही नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि एक नट लगाई गया है जिसको हिंदी में डिबली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिबली बोल देते हैं। तो नट एंड बोल्ट इस तरीके के होते हैं, जो मैंने यहां पर भी आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये है आपका बोल्ट और ये है नट, ठीक है। बोल्ट नट, बोल्ट नट। अब इनसे जो जॉइंट बनता है, देखो ये क्या किया, ये दो प्लेट्स हैं हमारी, प्लेट 1 प्लेट 2। दोनों प्लेट्स को हमने आपस में जोड़ा, किसकी मदद से? नट और बोल्ट की मदद से। तो नट और बोल्ट की मदद से जो दो प्लेट्स को हम आपस में जोड़ देते हैं उसको कौन सा जॉइंट बोलते हैं, कौन सा जोड़ बोलते हैं? उसको स्क्रू जॉइंट्स, चूड़ीदार जोड़ बोल देते हैं। क्लियर हुआ? क्या बोल देते हैं? चूड़ीदार जोड़ या फिर स्क्रू जॉइंट बोल देते हैं। वही चीज देखिए अब लिखी गई है, स्क्रू जॉइंट और चूड़ीदार जोड़। चूड़ीदार जोड़ अस्थायी जोड़ हैं। अस्थायी जोड़ कौन से जोड़ होते हैं? टेम्परेरी जॉइंट्स, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये जोड़ पेच, स्टड, नट एवं बोल्ट की सहायता से दो मशीनी सतहों को संबंध करने के लिए बनाए जाते हैं। इन जोड़ों को ऐसी परिस्थितियों में जहां दोनों भागों को आवश्यकता अनुसार कनेक्ट यानी संबंध और असंबंध डिस्कनेक्ट किया जाने की आवश्यकता हो। तो देखो नट एंड बोल्ट का जो जॉइंट है
ये वहां लगाया जा रहा है जहां पर हमें कोई पार्ट को जोड़ना भी पड़ सकता है और अलग भी कभी भी करना पड़ सकता है, तो जो टेम्परेरी जॉइंट है, ठीक है। दूसरा आगे देखते हैं, ऐसी परिस्थितियां समय समय पर विभिन्न पुर्जों के मरम्मत करने के लिए या उनके आवश्यकता अनुसार बदलने के लिए उत्पन्न होती रहती हैं। चूड़ीदार स्तर को यानी कि थ्रेडेड फास्टनर में दो अवयव कमर्श बोल्ट व नट होते हैं। अब देखो यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है, इसका इन जो जॉइंट्स हैं, ये जो नट बोल्ट्स के जॉइंट है, इनका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? इनका इस्तेमाल वहां किया जा रहा है जैसे कोई मशीन है, उसका मेंटेनेंस करना है, कोई गाड़ी है उसकी सर्विस करनी है, तो गाड़ी की सर्विस करने के लिए हमें बहुत सारे नट बोल्ट्स को खोलना पड़ता है। अगर हम उस जोड़ को परमानेंट कर देंगे, सपोज हमने इंजन के जॉइंट्स को परमानेंट जॉइंट्स बना दिया, उसमें कोई बोल्ट कोई नट लगाया ही नहीं, तो क्या कभी वो इंजन खुल पाएगा? कभी नहीं खुल पाएगा। और अगर वो इंजन खुलेगा नहीं तो क्या होगा? वो परमानेंट जॉइंट हो जाएगा, हम कभी उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, हम कभी उसकी सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कौन से जॉइंट बनाए जाते हैं? टेम्परेरी जॉइंट्स बनाए जाते हैं, ताकि हम टाइम टू टाइम इनको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकें। इन जोड़ों के निम्नलिखित एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। जो भी चीज है, जो भी पार्ट है, जो भी मशीन है, उसके कुछ लाभ, कुछ उसकी कुछ हानियां, है ना, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस होती है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आइए देखते हैं इसके कुछ लाभ और इसकी कुछ हानियां। अब इसके जो लाभ हैं वो क्या है? सबसे पहले इसका जो मेन एडवांटेज है क्या, कि चूड़ीदार जोड़ अधिक विश्वसनीय, रिलायबल होते हैं, बहुत ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। देखो हम कितने सारे जॉइंट्स हैं जिसमें हम कितना विश्वास करते हैं। सबसे पहले कोई भी गाड़ी है, है ना, उसमें क्या लगे होंगे? व्हील लगे होंगे। व्हील सभी गाड़ियों में होते हैं, बिना व्हील के गाड़ी नहीं चलती, व्हील लगे होते हैं। अब ये जो व्हील इस गाड़ी में जोड़े गए हैं वो कौन से जॉइंट से जोड़े गए हैं? भाई स्क्रू जॉइंट से जोड़े गए हैं। इन सब में क्या लगे हुए हैं? स्टड लगे हुए हैं, तो ये देखो कितना विश्वास इंसान इस जॉइंट पे कर रहा है कि गाड़ी में जो पहिया लगा हुआ है वो किस जॉइंट से लगा हुआ है? स्क्रू जॉइंट से लगा हुआ है। हमने इसे परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर इसको परमानेंट कर देते और सपोज हमारी गाड़ी में पंचर हो जाता तो हम स्टेपनी चेंज नहीं कर पाते। तो हमें ऐसा जॉइंट यहां पर बनाना था जिसमें हमें टाइम टू टाइम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जा सके। तभी हमने क्या किया, यहां पर एक स्क्रू जॉइंट बनाया, तो रिलायबल हुए। दूसरा है चूड़ीदार जोड़ में संयोजक भागों को आवश्यकता अनुसार असेंबल, डिसअसेंबल और असेंबल किया जा सकता है। तो क्या है, कभी भी असेंबली कर सकते हैं आप, कभी भी डिसअसेंबली कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप क्या है, इस बोल्ट में इस नट को चढ़ा दिया, जरूरत हुई तो चढ़ा दिया, नहीं है जरूरत तो खोल करके रख दिया। अभी ये नहीं खुल रहा है क्योंकि शायद मैंने ही इसको काफी टाइम तक रख दिया तो इसमें जंग लग गया, तो ये नहीं खुल रहा है। कोई बात नहीं, नया ले आएंगे, ठीक है। मैं आज लाने वाला था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं भूल गया। इन जोड़ों को जोड़ने एवं खोलने में बहुत कम समय लगता है। तो भाई देखो, किसी भी नट बोल्ट पे लगा हुआ जोड़ आपको खोलने में और बांधने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। आप कभी भी उसको आसानी से खोल सकते हैं और आसानी से बांध सकते हैं, ठीक है। ये अधिक विस्तृत परिस्थितियों में उपयोग किए जा सकते हैं, तो काफी अधिक जो हमारी विस्तृत परिस्थितियां होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा आ जाता है, मानक साइजों में उपलब्ध होने के कारण इनके द्वारा बनाया गया जो जोड़ इकोनॉमिकल होता है। तो क्या है, ये आपको नट बोल्ट, एक देखो कितने सारे तो मेरे पास ही हैं, ये क्या है, साइज में बहुत पतला है, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा हो गया देखो इससे, और इसकी क्या है, इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, ठीक है। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और ये सबसे मोटा भी है। तो क्या है, ये डिफरेंट साइजेस में मार्केट में आपको मिल जाते हैं और आसानी से किसी भी दुकान पर आपको मिल जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये वाले जोड़ काफी इकोनॉमिकल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये बोल्ट अगर टूट गया तो आपको ये दोबारा मार्केट में मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई जो है वो नहीं है कि आपको ये जोड़ दोबारा मार्केट में ना मिले, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और इनके स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, तो आपने अगर बोल दिया कि मुझे 20 नंबर का बोल्ट चाहिए तो 20 नंबर का बोल्ट आपको दे देंगे, 10 नंबर का दे देंगे, 5 नंबर, मतलब हर नंबर के हिसाब से बोल्ट आपको मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है,
तो इसका जो हानि है वो इसकी एक ही हानि है, वो मेन चीज है क्या है कि चूड़ीदार जोड़ों का मुख्य जो अलाभ है, डिसएडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इनमें उस स्थान पर जहां चूड़ियां बनी हुई होती है प्रतिबलों का संकेंद्रित होता है, यानी कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। हमें पता है कि सर कोई बॉडी है वो जहां से नुकीली है वो वहां से सबसे पहले टूट जाएगी। सपोज मेरे पास एक क्रिकेट का बैट है, एक क्रिकेट का बैट है मेरे पास, ये भाई बचपन में ऐसे ही बना लिया करते थे ना घर में, हैंडमेड। और जब हम इस तरह के बैट से खेलने जाते थे तो क्या होता था, ये बैट हमेशा यहां से टूटता था। क्यों टूटता था? क्योंकि यहां पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो ये हमेशा हैंडल हाथ में रह गया और बैट चला गया बॉल के साथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमने ध्यान दिया कि जब क्रिकेट खेला जा रहा है तो उसमें जो बैट इस्तेमाल हो रहे हैं, जो हमने मार्केट से लिया, उसमें क्या था कि यहां से थोड़ा सा राउंड किया गया, यहां से थोड़ा सा राउंड किया गया, वो बैट नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि यहां पे जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब सपोज आपके पास कोई शाफ्ट है, कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये एक ठोस शाफ्ट है, ये एक ठोस शाफ्ट है, आपने इसको खींचा, आप इसको खींच रहे हैं, ठोस शाफ्ट है, आप इसको खींच रहे हैं, ये है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं टूट रही है, ये नहीं टूट रही है। लेकिन आपने क्या किया, यहां पे एक हल्का सा गड्ढा बना दिया और यहां पर भी एक हल्का सा गड्ढा बना दिया। अब क्या होगा, कहां से टूटेगी ये बिल्कुल यहीं से टूटेगी। और इनको क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं नॉचेस, कि हमने नॉच बना दिया, हमने क्या किया, नॉच बना दिया और यहीं से टूट गई। ठीक है, अब देखो वही चीज यहां पे हो रही है, जहां जहां थ्रेड बनाया गया है, जहां जहां ये थ्रेड बने हुए हैं, देखो ये, वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो इस बोल्ट के टूटने की संभावना यहां से बढ़ जाएगी। उसी चीज को ये बोल रहा है कि ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। आगे देखते हैं, पेंच की चूड़ी, स्क्रू थ्रेड, तो इसकी शेप कैसी होती है, हेलिक्स। अब हर बच्चे को पता है कि हेलिक्स शेप कैसी है, जब किसी डंडे पर, लकड़ी के डंडे पर सांप ऊपर की तरफ चल रहा है तो वो इस तरह की शेप बनाएगा, उसको क्या बोल रहे हैं हम, हेलिक्स शेप बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंडलिनी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो किसी बेलनाकार सतह पर कुंडलिनी के आकार का काटा गया एक समान काट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का खांचा, ग्रूव, पेंच की थ्रेड कहलाती है। पेंच की क्या है, चूड़ी कहलाती है, थ्रेड कहलाती है। तो किसी सतह पर हेलिक्स शेप की आकार का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या कहलाता है, स्क्रू थ्रेड कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, किसी भी शेप, किसी भी सतह पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ग्रूव क्या कहलाता है, स्क्रू थ्रेड कहलाता है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो इस स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म्ड बाय कटिंग अ कॉन्टिन्यूअस हेलिकल ग्रूव ऑन अ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस पे क्या किया मैंने, हल ऐसे काटना शुरू किया, काटना शुरू किया, काटना शुरू किया, और मैं काटता जा रहा हूं, काटता जा रहा हूं, काटता जा रहा हूं, मैं ऊपर तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया सपोज। तो ये जो शेप बनी, ये जो शेप बनी, कॉन्टिन्यूअस हेलिकल शेप बनी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रू थ्रेड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्क्रू थ्रेड बोल रहे हैं। तो इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, काबलों में यानी कि बोल्ट्स में, डिब्रियों में, नट्स में, स्टड्स में, ठीक है, टेप तथा टेप में, तथा अन्य मशीनों के स्पिंडल में किया जाता है। ठीक है, चूड़ियों के द्वारा दो वस्तुओं को अस्थायी रूप से आसानी से जोड़ा या अलग किया जा सकता है, वही चीज दोबारा से बता दी गई है यहां पर। ठीक है, तो ये देखो नट्स में होती है चूड़ियां, बोल्ट्स में होती है चूड़ियां, ठीक है, स्टड्स में होती है चूड़ियां। और अब जब बात चलती आ रही है थ्रेड्स की, तो थ्रेड जो है वो बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के हैं, दो प्रकार के। इनके मुख्य कितने रूप हैं, दो रूप है, पता लग गया सर हमें। पहले होते हैं एक्सटर्नल थ्रेड्स, दूसरे होते हैं इंटरनल थ्रेड्स। तो एक्सटर्नल क्या चीज है भाई, एक्सटर्नल कोई चीज है तो क्या है, बाहर है वो,
कोई चीज एक्सटर्नल है तो क्या है, बाहरी तरफ है, बाहर की सतह पर है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राहचूड़ीय बोलेंगे, ब्राहचूड़ीय बोलेंगे, बाहरी चूड़ीय बोलेंगे। ठीक है। इंटरनल थ्रेड्स क्या है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो वो क्या है, आंतरिक चूड़ियां हैं। कौन सी चूड़ियां हैं, आंतरिक चूड़ियां हैं। तो सर हमें पता चल गया कि हमारे दो टाइप्स के थ्रेड होते हैं, पहला होता है एक्सटर्नल थ्रेड और दूसरा होता है इंटरनल थ्रेड। अब देखो, किसी बेलनाकार छड़ की ऊपरी सतह पर बनी चूड़ियों को बाहरी चूड़ी कहते हैं, जैसे कावलों तथा स्टड आदि में। आंतरिक चूड़ियां किसी खोखले बेलनाकार भाग के आंतरिक सतह में बनी होती हैं, जैसे डिबरी आदि। समझो, यह है एक बोल्ट, ठीक है, और यह है एक नट। अब इस पे कहां बनाई, बाहर की तरफ चूड़ियां बनाई। देखो, एक्सटर्नल थ्रेड बनाए, और ये जो नट ऊपर से लगा हुआ है, इसमें कैसी चूड़ियां बनाई, इसमें इंटरनल थ्रेड्स बनाए, तभी तो इन्हें इस पे चढ़ाया गया। अगर इन दोनों पे एक्सटर्नल थ्रेड आप बना देते तो हम कभी भी एक नट को एक बोल्ट के ऊपर नहीं चढ़ा पाते। ठीक है, वो कभी नहीं चढ़ता। तो हम क्या करते हैं, बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाते हैं और नट के ऊपर इंटरनल थ्रेड्स बनाते हैं, तभी क्या बनता है, हमारा एक जॉइंट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू जॉइंट बोल देते हैं। वही चीज यहां पर लिखी गई है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ थ्रेड। इनकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इस डायरेक्शन में तो हम चले थ्रेड बनाते हुए या वापिस आए थ्रेड बनाते हुए, तो इनकी दो डायरेक्शन होती है। एक होते हैं राइट हैंडेड थ्रेड्स और एक होते हैं लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स। इसको लिख देता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला होता है राइट हैंडेड थ्रेड, राइट हैंडेड थ्रेड, और दूसरा है लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। तो दो प्रकार के थ्रेड है हमारे, एक जो है वो है दक्षिणावर्ती थ्रेड चूड़ी और दूसरा है वामावर्ती चूड़ी। देखो, जो राइट हैंड थ्रेड है, इस प्रकार की चूड़ी क्लॉकवाइज घुमाने पर नट में आगे की ओर बढ़ती है, इनका झुकाव बाईं ओर की को होता है। तो देखो, जो हमारी राइट हैंडेड थ्रेड है, इसमें क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि हमारी जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा जो नट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। मैंने क्या किया कि ये सपोज ये नट है और ये बोल्ट है, मैंने नट को लगाया और मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाया, तो ये आगे की तरफ अगर बढ़ रहा है तो वो कौन सा थ्रेड है, वो राइट हैंडेड थ्रेड है। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाने पर कहां बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड कौन से थ्रेड होते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर नट में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमने घड़ी की उल्टी दिशा में जब घुमाया ऐसे, तभी आगे बढ़ रहा है, तो कौन सा थ्रेड है, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कौन से थ्रेड है, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड कहलाते हैं। अब देखो, जो हमारे राइट हैंडेड थ्रेड है, इनका झुकाव बाईं ओर होता है। तो राइट हैंडेड थ्रेड है तो इनका झुकाव किधर है, देखो राइट हैंडेड है तो बाईं की तरफ झुका हुआ है, आगे की तरफ झुका हुआ है, ये वाला नीचे वाला। और जो लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है वो दाएं की तरफ झुके होते हैं, यानी कि इधर की तरफ झुके हुए होंगे। तो जितने भी थ्रेड होंगे वो ऐसे होंगे। तो कौन से थ्रेड कहलाएंगे, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाएंगे, जो दाएं की तरफ झुके हुए हैं। और जो राइट हैंडेड थ्रेड है वो लेफ्ट की तरफ झुके हुए होंगे, ऐसे। ठीक है, वो कौन से थ्रेड कहलाएंगे, राइट हैंडेड थ्रेड कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं, ये आपका मेन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का शुरू हो जाता है अब, जिसको ये डायग्राम समझना है हमें। ठीक है, जिसमें हमें ये डायग्राम समझना है। देखो, मेहनत करते रहो, मेहनत का सफर जारी है। अब किस्मत खुद कहेगी आकर, आज अब तेरी बारी है, तो मेहनत करते रहो। ठंड मुझे भी लग रही है, ठंड हो रही है ना, तभी देखो मैंने कितनी सारी चीजें पहन करके आपको पढ़ा रहा हूं, काफी लेट हो गया, तब भी क्या है, मेहनत का कहीं ना कहीं फल आपको मिलेगा।
तो मेहनत करते रहो, ठंड से, गर्मी से, बरसात से, भाई ये लाखों साल से चले आ रहे हैं। ठंड होगी, मार्च के बाद गर्मी भी होगी, उसके बाद बरसात भी आएगी, फिर से सर्दी भी आएगी। तो हम मौसम के हिसाब से नहीं जी सकते, हमें अपने हिसाब से जीना है, इसलिए मेहनत करते रहो। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स है नेक्स्ट मंथ जनवरी में, हो सकता है इसी मंथ हो जाए, जनवरी के लास्ट से शुरू हो जाए, या फिर फरवरी में आपके एग्जाम्स हो जाए। तो मेहनत करनी है अच्छे से, और इस बार एग्जाम को फोड़ डालना है। इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो आप समझिए। देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, और ये डायग्राम हो सकता है जो भी पब्लिशर की बुक आपके पास है उसमें ये डायग्राम जरूर बना हुआ होगा। इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं साफ साफ। ये एक स्क्रू है, ठीक है, और उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं। इसमें मेजर डायमीटर लिखा हुआ है, पिच डाया लिखा हुआ है, माइनर डाया लिखा हुआ है, एक्सिस लिखा हुआ है, क्रेस्ट, पिच, रूट, एंगल ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई। भाई इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड मैं आपको समझा चुका। तो इंटरनल थ्रेड क्या है, जो अंदर की तरफ है। एक्सटर्नल थ्रेड्स ये हैं जो हमें इधर दिख रहे हैं। यहां पे ये चीजें, इनको हम फ्लैंक बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। अब समझिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है मेजर डायमीटर। सबसे पहले आप लिखेंगे मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर कौन सी डायमीटर होती है? ये लार्जेस्ट डायमीटर होती है किसी भी थ्रेड की। तो ये देखो यहां तक पूरी बनाई गई है, रेड पेन से आपको शो करता हूं। ये देखो, ये जो बनाई गई है ये पूरी यहां तक, ये कौन सी डाया है? ये मेजर डाया है। तो ये क्या होती है? लार्जेस्ट डायमीटर होती है स्क्रू थ्रेड की। इसमें आप लिख सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर, इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड की लार्जेस्ट डाया है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेजर डायमीटर बोल देते हैं। इधर देखिए ये लिखा गया है इसी चीज को। तो दीर्घ व्यास मेजर डाया, ये एक्सटर्नल या इंटरनल चूड़ी का अधिकतम व्यास है। इंटरनल में भी हो सकता है, एक्सटर्नल में भी हो सकता है, लेकिन क्या है? अधिकतम व्यास है। पेंच को इसी व्यास में दर्शाया जाता है। इसे ब्राह व्यास, आउटसाइड डायमीटर, ये सामान्य नॉमिनल डायमीटर भी कहते हैं। तो इसको आउटसाइड डाया भी बोलते हैं, जो क्या है आपकी मेजर डाया है, और इसको नॉमिनल डायमीटर भी बोल देते हैं। तो तीन नाम है इसके, मेजर डाया, नॉमिनल डाया और आउटसाइड डाया। तीनों आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आती है हमारी माइनर डाया। माइनर डाया, अब देखिए मेजर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, और माइनर का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। सिंपल। तो माइनर डाया कौन सी है? इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। इट इज द smallest smallest diameter of screw thread। तो इस स्क्रू थ्रेड की जो सबसे छोटी थ्रेड होती है, सबसे छोटा व्यास होता है थ्रेड का, वो क्या कहलाता है? माइनर डाया कहलाता है। वही चीज देखो यहां लिखी गई है। ये ब्राहा, ये बाहरी या आंतरिक, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड हो या इंटरनल थ्रेड हो, चूड़ी का सबसे छोटा व्यास है। इसको मूल या जड़ यानी कि कोर और रूट डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे छोटा डायमीटर है आपका। तीसरा आ जाता है हमारा पिच डायमीटर। पिच डायमीटर, तो पिच डायमीटर क्या है? ये देखो, मेजर डायमीटर कह रहा हूं, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इनके बीच में एक डायमीटर हमारी चल रही है, दोनों के बीच में है क्या? देखो सपोज ये है मेजर डाया, ये पूरी मेजर डाया है, ये है माइनर डाया,
माइनर डाया, और इनके बीच में एक डाया चल रही है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम पिच डाया। इसको हम बोल रहे हैं पिच डाया। क्या बोल रहे हैं? पिच डाया, पिच डायामीटर। तो इट इज द मीन और एवरेज ऑफ मेजर डायमीटर एंड माइनर डायमीटर। तो ये क्या है? दोनों डायमीटर का मीन और एवरेज है। इट इज द मीन और एवरेज ऑफ मेजर डाया और माइनर डाया। तो जो हमारी दोनों डायमीटर्स हैं, मेजर डायमीटर भी और माइनर डायमीटर भी, दोनों का मीन और एवरेज क्या कहलाता है? पिच डायमीटर कहलाता है। देखो ये लिखा गया प्रभावी अथवा पिच व्यास। तो प्रभावी अथवा पिच व्यास, तो दीर्घ व्यास तथा लघु व्यास के मध्य से जाने वाली कल्पित पिच बेलन, कल्पित पिच इमेजिनरी पिच सिलेंडर है ना, का व्यास पिच या प्रभावी व्यास कहलाता है। तो जो हमारा सिलेंडर है भाई, शेप कैसी है? अगर हम थ्रेड ना बनाए तो इसकी शेप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। इसका उसी की बात यहां पे की जा रही है, उसी सिलेंड्रिकल शेप की बात की जा रही है कि जिस सिलेंड्रिकल शेप पर हमारी थ्रेड बनी हुई है, उसकी मेजर डाया और माइनर डाया के बीच से जो डाया निकलती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पिच डाया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पिच डाया बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पिच। पिच पिच को पहले लिखते हैं और फिर मैं आपको समझाने वाला हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिकेट की पिच। क्रिकेट सबको पसंद है ना? क्रिकेट की पिच, उसी से रिलेट करके इसको लिखो। तो ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ थ्रेड, इट इज द डिस्टेंस it is the distance from one point of thread, it is the distance from one point of thread to the corresponding point on next thread, to the corresponding point on next thread, corresponding point on next thread, it is axial distance from one root to root or crest to crest. It is the axial distance. अभी लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। It is the axial distance between from root to root, from root to root or crest to crest, crest to crest. पढ़ने में बड़ा हाई फाई सा नहीं लग रहा है? जैसे पता नहीं क्या हो गया, पिच पता नहीं क्या है। बता दूं क्या है? ठीक है, देखो ये क्या है? ये दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है। कौन से पॉइंट्स? या तो क्रेस्ट या फिर रूट। रूट क्या है? देखो यहां पे हम अपने थ्रेड बना लेते हैं कुछ। ये हमने थ्रेड बनाए, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है, ये है रूट। रूट हमेशा कहां होती है? नीचे, जड़। ये है इसका रूट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, चोटी, वो क्या है? क्रेस्ट। ये क्या है? क्रेस्ट।
तो ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, ये भी रूट है और ये भी रूट है। तो देखो सेम, एक रूट से दूसरे रूट तक की दूरी क्या है? पिच। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की दूरी क्या है? पिच। वही चीज ये बोल रहा है, इट इज द एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू रूट और क्रेस्ट टू क्रेस्ट। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ थ्रेड टू द अनदर पॉइंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट पॉइंट ऑफ थ्रेड। क्या है? पिच है। क्या है? पिच है। बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि पिच कितनी आसान चीज है। अब देखो बुक में उसको किस तरीके से लिखा गया है। बुक में उस चीज को लिखा गया है पिच, ये दो आसन चूड़ियों के संगत बिंदुओं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स तक की अक्षीय दूरी है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि स्क्रू की इकाई लंबाई में चूड़ियों की संख्या हो तो पी स्क्रू की इकाई लंबाई में चूड़ियों की संख्या n है। समझो क्या कह रहा है कि सपोज यहां पर बोल रहा है कि यदि स्क्रू की इकाई लंबाई में चूड़ियों की संख्या हो तो पी स्क्रू की इकाई लंबाई में चूड़ियों की संख्या n है। कि जो हमारे नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं उसको किससे डिनोट कर रहा है? n से डिनोट कर रहा है। जितनी नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगी उतनी ही n की वैल्यू हो जाएगी। आगे देखते हैं लीड। ठीक है, लीड क्या चीज है? इसको लिखिए, फिर आपको बताते हैं लीड क्या चीज है। ये लीड बड़ी टेक्निकल चीज है। लीड की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस which a screw thread advances, which a screw thread advances axially in one rotation of the nut. Axially in one rotation of nut. Lead is equal to the pitch in single start और twice of pitch in double start. क्या बोल रहा है? लीड क्या चीज है? लीड है कि ये नट बोल्ट है और ये नट है। सपोज मैंने इस बोल्ट पर इस नट को रखा और एक राउंड पूरा इसको घुमा दिया, मैंने पूरा एक राउंड घुमाया, तो जितना इसने डिस्टेंस कवर्ड किया इस बोल्ट पर वो क्या कहलाएगा? लीड कहलाएगा। एक पूरा रोटेशन मैंने इसको घुमा दिया, सपोज ये यहां से मैंने शुरू किया और यहीं पर घुमा करके मैं इसको वापस ले आया, तो जितना डिस्टेंस इसने आगे की तरफ कवर किया वो क्या कहलाएगा? वो लीड कहलाएगा। समझ में आ गया लीड क्या होता है? वही चीज यहां पर लिखी गई है। पेचों में एक घुमाव में वह जितनी अक्षीय दूरी चलता है उसकी लीड कहलाती है। डबल थ्रेड व ट्रिपल थ्रेड में यह अक्षीय दूरी सिंगल थ्रेड के पेच को तुलना में दुगनी, दो गुनी व तीन गुनी होती है। तो सिंगल थ्रेड भी होते हैं, डबल थ्रेड भी होते हैं, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा एकदम। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। जितने टाइप्स की हमारी फॉर्म्स होती हैं थ्रेड की वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड भी पढ़ेंगे, वी थ्रेड भी पढ़ेंगे, डिटेल में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा करके जाइएगा। इस चैनल पर मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।